एक दिन बाद एयरपोर्ट पे लोगों का रश था। फ्लाइट्स की अनाउंसमेंट होने लगी थी। लोग भागम भाग अपने आखिरी काम निपटाते फ्लाइट की जाने भागने लगे थे। मगर एक आदमी था जिससे कोई जल्दी नहीं थी। वो सुकून से अपने साथ खड़ी लड़की के साथ चाय पी रहा था। उनके हाथों में डिस्पोजेबल कप थे। नजरें मुख्तलिफ सावियों पे थीं। जीनियर लेवेंडर कलर के घग्गा पहन रखा था जिस पे सफ़ेद रंग का काम हुआ था। ये कप चाय का जायका खराब कर देते हैं। जीनिया सामने से आते मुसाफिरों को देखते हुए बोली, आई एग्री। वो गुज़िश्ता रोज़ वाले मेरी से बहुत मुख्तलिफ, बेहद मुख्तलिफ लग रहा था। वो दुरुस्त कहता था, मेरी का फ़िल्टर फ्री वर्जन बस जीनिया हाकिम के लिए है। मेरे लिए आने का शुक्रिया। उससे चाय का आखिरी घूंट लिया। मैंने ना कहा था मगर आप ज़बरदस्ती लाए हैं। मुसाफिरीन में से एक अब अपनी बीवी के करीब आकर रुका था और फिर मुस्कुराते हुए उसका माथा छुआ। तुम मुझ पे और कितने इल्ज़ाम लगाओगी? किसी दिन तुम्हारे इन्हीं इल्ज़ामात की वजह से मेरे ऊपर बदनाम शोहरत का ठप्पा लग जाएगा। वो नीचे झुककर अपने सफरी बैग के साथ रखे गिफ्ट शॉपर से कुछ निकाल रहा था। आपको बट्टा लगने का खौफ है तो ठीक है, मैं नहीं कहती कुछ। उससे चाय के आखिरी घूंट भरे। तुम्हारी तरफ से हैं तो सारे इल्ज़ाम कबूल हैं। आप कहें तो हम बाज़ाते खुद किसी अदालत में गिरफ्तारी दे आते हैं। वो सीधा हुआ। सीनिया की नसें उसके चेहरे से फिसलती हुई उसके हाथों तक गईं। एक लम्हे के लिए उसकी सांस रुक गई। मेरी के हाथ में उसका कैमरा था, उसके अब्बा का दिया हुआ कैमरा। मैंने सोचा तुम्हें नया कैमरा गिफ्ट करूं, लेकिन चीज़ें रिप्लेस हो सकती हैं, जज्बात नहीं। उससे कैमरा सीनिया की ओर बढ़ाया। उसे लरस से हाथ उससे कैमरा थामा। उसे टटोल कर देखा। उस पे कुछ क्रैक्स से कुछ हराशें, मगर वो चल सकता था। सीनिया को यकीन था। अब तुम इस कैमरे से सबसे पहली तस्वीर मेरी लेना। उससे अपने सफरी बैग को हाथ में लिया, एक पैर बैग के साथ और एक आगे रखा, यूं जैसे वो चल रहा हो। अब तस्वीर लो मेरी। उससे ग्लासेस आंखों पे चढ़ाते हुए कहा। वो मुस्कुरा रहा था। सीनियर ने मेकान के अंदाज से कैमरा ऑन किया, फिर उससे आंखें आगे किया और धड़ाधड़ ढेर सारे क्लिक्स लिए। उसकी आंखों में चुभ अंदर आई। उसके दिल में होक उठी थी। ये ख्याल कि मेरी गंभीर के साथ उसका साथ वक्ती है, ये ख्याल उसके दिल में नश्तर की तरह खुप रहा था। उसके हाथ शल हो गए। उससे कैमरा नीचे कर लिया। मेरी मुस्कुराता हुआ वापस उसके साथ आ खड़ा हुआ। तुम इस तोहफे के बदले मुझे तोहफा दे सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? उससे मेरी की आंखों में अपना जवाब तलाशना चाहूं। वो इन सवालों से थक चुकी थी। तुम मेरे लिए यहाँ क्यों आ गई हो? आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? तुम पहल क्यों नहीं करती? वो तुर्की व तुर्की बोला। मेरा और आपका कोई ताल्लुक नहीं है ना। मैं वो औरत नहीं हूँ जिसके साथ आप जिंदगी गुजारना चाहेंगे। फिर आप मेरे लिए एफर्ट्स क्यों करते हैं? मेरी 2 कदम आगे आया। सीनिया को उसकी आंखों में देखने के लिए गर्दन उठानी पड़ी थी। तुम अपने काम काज छोड़ सारी दुनिया को पस्से पुश डालकर मेरे लिए यहाँ आ गई हो, क्यों? जवाब दो जीनिया। वो चुप हो गई। उसके पास जवाब नहीं था, या शायद वो देना नहीं चाहती थी। मुझे आज़ाद कर दें। वो जानती थी उससे किस दिक्कत से अल्फाज अदा किए थे। आप जब वापस आए तब आप मुझे आज़ाद कर देना, यही दुरुस्त फैसला है। मेरी ने कुछ सोचते हुए इस बात में सर हिलाया। जो तुम चाहो, तुम कागजात तैयार रखना, मैं दस्तखत कर दूंगा। आपके लिए कितना आसान है मुझे छोड़ देना। उसे बेबसी भरा गुस्सा आया। मलाल हुआ, या क्या उसे समझ नहीं आई? तुम्हारे लिए मुश्किल है क्या? और अगर है तो क्यों? आज पहली मर्तबा मेरी गंभीर उसे लाजवाब कर रहा था और वो हो रही थी। मैं वापस आकर तुमसे एक मर्तबा फिर यही सवाल करूंगा। अगर तुम्हारे जवाब यही हुए तो मैं दस्तखत कर दूंगा। अब वो कुछ ना बोली। कहने को कुछ रह गया था क्या? फ्लाइट का ऐलान होने लगा और उससे मेहदी को पलटते देखा। उसे देखे बगैर आगे जा रहा था। सीनिया हाकिम को उसका एक एक कदम अपने दिल पे पड़ता महसूस हुआ। उसके जाने की तकलीफ अब्दुल्ला के ना आने की तकलीफ से भी ज़्यादा थी। उससे मोहब्बत हुई थी, मगर गलत इंसान से। वो जिसकी मोहब्बत पहाड़ दरिया वादियाँ थीं, वो उससे आज़ाद कर सकता था। आज या कल वो कर ही देता। वो स्याह था। वापसी का सफ़र कठिन था। कदम शिकस्त और दिल भारी। उसकी आंखें पूरी तरह बह रही थीं। उसे हर इंसान हर शय पे गुस्सा आया। अपनी बेवकूफ़ी, मेरी की बेइतनाई। उसे मेरी के जाने पे गुस्सा आया। क्या वो वापस नहीं आ सकता था? क्या वो जीनिया के लिए नहीं आ सकता था? लेकिन वो आखिर क्यों आता? जीनिया हाकिम उसकी मोहब्बत नहीं थी। चलते चलते वो उस सड़क के किनारे रुक गई
घुटनों पे हाथ रखे वो फूट फूट कर बच्चों की तरह रोई थी। आते जाते कई लोगों ने ठहर कर उसे देखा और अगर गुजर गए। उन्हीं में से एक गाड़ी उसकी भी थी और एक नज़र उसकी भी। लोग चले गए मगर वो स्याह आंखें, वो आंखें उन सुनहरी आंखों से निगाह नहीं फेर सकी थी। गाड़ी सड़क के किनारे रोकते दरवाज़ा खोलते वो तेज़ी से नीचे उतर आया। जीनिया, तुम ठीक हो? उसके करीब रुककर परेशानी से ससार करने लगा। दिल को बेचैनी हुई। वो बस स्टैंड पे खड़े थे मगर आसपास फिलवक्त कोई नहीं था। जीनिया सीधी हुई, आंखें रगड़ कर साफ की। उसकी आंखें सूज गई थीं। कैस के दिल को कुछ हुआ था। तुम रो रही थी? तुम्हें क्या हुआ है? प्लीज कुछ बताओ। किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? वो कभी उसे देखता, कभी उस गिफ्ट शॉपर को जो उससे मेरी के हाथ में देखा था। वो उस शॉपर को देखकर थम गया था मगर हबीब ने जो कहा था वो उस पर एतबार करता था। मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सरमेहरी से कहकर वो करीब रखी बेंच पर बैठ गई। उसे बस का इंतज़ार करना था। कैसे उसका गीला चेहरा देखा और यहाँ से ज़रा से फासले पर नजर आते एयरपोर्ट को देखा। उसे मेरी गंभीर की फ़्लाइट का टाइम याद था। उसे मेरी का मुझे छोड़ने मत आओ, मैं किसी दोस्त के साथ जाऊंगा। कहना याद आया। उसका दिमाग, वो इस दिमाग का क्या करे। क्यों वो उसे आगाही देकर तकलीफ देता था। कोई और दोस्त होगा। उसे तसल्ली दी। ऐसे हजार गिफ्ट शॉपर होते हैं। उससे नज़र चुराई। आओ, मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़कर आता हूँ। उससे हर ख्याल को झटका, हर बदगुमानी से जान छुड़वाई। वो बदलने लगा है। उससे खुद को यकीन दिलाया। मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है गैस। तुम शायद चली जाओ लेकिन ये मेरा मसला है। मैं तुम्हें छोड़कर ही नहीं जा सकता। वो सिरे लपड़ पड़ाया और बेंच पे उससे जरा से फासले पर बैठ गया। उसकी तैयारी से वाज़ह था वो किसी तकरीब में जा रहा था मगर वो उसके लिए सारी दुनिया के सारे ओकेजन्स रद्द कर सकता था। जब तुम मेरी मदद के लिए हाथ बढ़ाती हो तो मैं खामोश हो जाता हूँ। तुम अपनी बाहर ये हाथ झटक देती हो। क्योंकि मुझे यकीन होता है कि तुम एक दिन इनका बदला लोगे। मैं उस कैफे की मुलाकात नहीं भूली हूँ। उससे एक बार फिर आंखें रगड़कर साफ की। आंसू थे कि बहे चले जाते थे। वो गैस के सामने उनके बहने पर नादम थी। दुनिया तो काम है नफा नुकसान का। इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं थी। वो टांग पे टांग चढ़ाए डिठाई से बोला। अब किसी ने जवाब नहीं दिया। वो चेहरा हाथों में गिराए रोती रही। ये नहीं था कि उससे ना रोने की कोशिश नहीं की थी मगर कई बार आंसू आपके बस में नहीं होते। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो सिसकी लेती थी और गैस के दिल पे जैसे कोई खोंसा दे मारता था। उसका बस नहीं चलता था। उस इंसान के टुकड़े टुकड़े करते जिससे जीनिया को रुलाया था। उसे बुरा लग रहा था, हद से ज़्यादा बुरा। काफ़ी देर वो बस खामोशी से उसके पास बैठा रहा। वो रो रही थी और गैस चुपचाप उसके झुके हुए सर को देख रहा था। दूर पहाड़ से हल्की सी रोशनी उन दोनों पे पड़ती थी तो वो किसी शाहकार पेंटिंग का हिस्सा मालूम होते थे। तुम्हें किसने रुलाया है? वो उसके आंसू से झुंझला गया। तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? वो चिल्लाई। इसी तरह उस पर चिल्लाती तो उसकी जरूरत न होती तुम्हें हर्ट करने की। वो जवाबन सुलग कर बोला, मुझे किसी ने हर्ट नहीं किया, मैं अपनी वजह से रो रही हूँ। तुम अपनी वजह से नहीं रोती। तुम्हें उसकी वजह से भी नहीं रोना चाहिए। कोई इतना कीमती नहीं है कि तुम उसके लिए रो। उससे जेब से टिश्यू निकाल कर उसके घुटने पे रखा। वो उसके सामने किसी और के लिए रो रही थी मगर वो उसके साथ बैठा था। बैठेगा, वो रोएगी तो उसे टिश्यू देगा। वो किसी और का गुस्सा उस पर निकालेगी और वो सुन लेगा। वो छिड़केगी तो कोई बात नहीं, सह लेगा। महबूब के अपने मसले थे तो चाहने वाले के भी कुछ फ़राइज़ थे जिन्हें वो इस वक्त बाखूबी निभा रहा था। उससे टिश्यू से आंखें साफ की, दिल हल्का हुआ था। अब उससे गैस की लाई पानी की बोतल से चंद घूंट लिए। आंखें पूरी तरह सूज गई थीं लेकिन वो कुछ कुछ नॉर्मल थी। गला भारी हो गया था। तुम्हें एक मशवरा दूँ सेवरस? वो सुकाम सदा आवाज़ से बोली, लहजे में गर्व था। जरूर दो स्मगलर। वो बाजू सीने पे बांधे हमतन गोश हुआ। अपनी ज़िंदगी में सारे बुरे काम कर लेना, सब सब सब, लेकिन कभी भी अपने से कम बुरे इंसान से ताल्लुक़ मत रखना। मोहब्बत तो हरगिज़ नहीं। तुम्हें अगर शादी भी करनी हो तो बिल्कुल अपने जैसी लड़की से करना। चुप, तुम जैसी हो, बिल्कुल तुम जैसी। जो तुम कहो। वो उसके चेहरे पे नसें जमाए ताबेदारी से बोला। ये अच्छे लोग हमें इनसिक्योरिटी में डाल देते हैं। इनके सामने अपना आप छोटा लगने लगता है। जिंदगी में अगर कोई बहुत अच्छी औरत मिल जाए तो उसे देखकर आगे बढ़ जाना। मैं बढ़ चुका। वो बेआवाज बोला। और जब कोई बिल्कुल अपने जैसे मिल जाए तो उसके लिए रुक जाना, ठहर जाना।
मैं रुक गया, ठहर गया। जेर लब बड़बड़ाहट आवाज़ जीनिया के कानों तक नहीं गई। जीनिया अपनी जगह से उठी, गिफ्ट का शॉपर उठाया। तुम मेरे मशवरे पे अमल करना। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। मैं तुम्हारे कहने से पहले ही कर चुका हूँ। वो मध्यम मुस्कुराहट के साथ बोला। जीनिया ने गौर नहीं किया। ये मुलाकात इतनी खुशगवार थी कि कैस को यकीन नहीं आया। आज वो जीनिया हाकिम से मिला है। तुम यहाँ आए, मेरी मदद की, और बदले में मैंने तुम्हें मशवरा दिया, हिसाब बराबर। वो सड़क के किनारे खड़े होते हुए बोली। बिल्कुल जो तुम कहो। वो फिर सुकून से बोला। एक बात बताऊं? वो सीने की पुष्ट को देखते हुए बोला। तुम रोते हुए बहुत बुरी लगती हो। किसी ने तुम्हें बताया है? उससे गर्दन मुड़कर बेयकीनी से उसे देखा। कैस से अपना मोबाइल आगे करके जल्दी से उसकी चंद तस्वीर उतार ली। वो हक्का बक्का रह गई। वो अपनी जगह से उठकर उसके सामने आकर रुका। पानी की बोतल और टिश्यू उसके हाथ में थे। ये देखो। उससे मोबाइल सीने के आगे किया। उसका चेहरा बुरी तरह सुर्ख था। नाक भी और आंखें सूज गई थीं। पलकें गीली थीं। ऐसे लगता है जैसे कोई बिगड़ी हुई बच्ची रो रही हो। तुम्हें रोते देख कर हंसी आती है। वो हंसते हुए बता रहा था। मेरी तस्वीर डिलीट करो कैस। एक वक्त था जब तुमने यूं ही मेरी तस्वीर ली थी। उसे सामने रुकती बस को देखा, फिर जीनिया को। जब तुमने डिलीट नहीं की तो मैं क्यों करूं? वो मोबाइल उसके आगे ले आते उसके सामने से निकल गया अपनी गाड़ी की तरफ। मेरे पास तुम्हारी भयानक तस्वीर है, मैं उन्हें लीक कर दूंगी। वो पैर पटक कर घुराई। आज का दिन इतना बुरा क्यों था? जो तुम चाहो। जीनिया की आंखें फिर भरने लगी। उसे गैस पर जी भरकर गुस्सा आने लगा, लेकिन वो बस मिस नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ वो गाड़ी में आकर बैठा। बोतल टिश्यू को एक साफ कपड़े में लपेट कर एहतियात से स्टोरेज बॉक्स में रखा। संभाल कर, मुकद्दम जानकर। सीनिया एक बार फिर रोते हुए बस में जाकर बैठी थी। तकरीब में जाने की बजाय उससे गाड़ी घर की जाने मुड़ी। कोई ओकेजन उसे ऐसी खुशी नहीं दे सकता था जो जीनिया हाकिम से मिलकर हुआ करती थी। वो चंद लम्हे उसी खुशी के हसार में रहना चाहता था। हॉस्टल के कमरे में मध्यम रोशनी थी। जीनिया हाकिम अपने बेड पे करवट के बल लेटी हुई थी। जब शेजल बाथरूम से नहा धोकर बाहर आई, गीले बालों को तौलिए से आजाद किया और मोबाइल की टॉर्च ऑन करके मोबाइल बेड पे रख दिया। सुना है आज कोई अपने मजाजी खुदा को सी ऑफ करने गया था। वो सीने की पुश को देखते हुए शौक अंदाज से बोली, जवाब निदारद। सुना है टूटा कैमरा भी जोड़ कर दिया है। हमें तो कभी नहीं टकराए ऐसे मर्द। जवाब अब भी नहीं आया। अब तजस्सुस से ही मैं मर ना जाऊं। बताओ भी क्या क्या कहकर गया है वो। तुम्हें भगा तो नहीं रहा हूं? अब के कमरे में उसकी सिसकी गूंजी। शेजल ने ब्रश फेंका और उसकी तरफ लपकी। बेड पर उससे करीब बैठकर उसका रुख अपनी जानिब किया। वो परेशान हो उठी थी। तुम रो रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? मेधी ने कुछ कहा है? शेजल ने उसके हाथ पकड़कर उससे उठा कर बिठाया। खुदा के लिए मुझे बताओ यार। जीनिया बस रोती रही, सिर्फ रोती रही। जीनिया कुछ बताओ, मुझे फिक्र हो रही है। गुड बाइज वर नेवर दैट हार्ड फॉर मी। उससे बेख्तियार हिचकी ली। शेजल थम गई। उसके दिमाग में फौरन कुछ क्लिक हुआ, मगर उससे वहम जाना। वो आ जाएगा यार, मेरी तो हर दूसरे तीसरे माह जाता रहता है। देखना, वो एक दो माह बाद आ जाएगा। वो फिर से हमारे साथ होगा। वो तसल्ली देने लगी। उससे कहा कि वो मुझे छोड़ देगा। वो ऐसा कैसे कह सकता है? वो रोने लगी थी और वहम शक में तब्दील हुआ। तुम दोनों के दरमियान यही तय हुआ था ना? वो मुख्तात अंदाज से बोली, फिर रुक कर सीनिया के गीले चेहरे को देखा। खुश्क होते लबों पे जुबान फेरी। जो वो सोचना नहीं चाहती थी उसे जुबान पिलाना पड़ा। आर यू फॉलिंग फॉर हिम? सवाल तखीर ज़दा था। आई हैव फॉलन। जवाब शिकस्त खोरदा था। अगले कई पल शेजल सांस लिए बगैर उसे देखे गई। वो मोहब्बत की एक इंतहाई पेचीदा तकून को देख रही थी, जहाँ एक भी सिरा मरे और मारे बगैर नहीं टूट सकता था। और अगले कई पल दम साथ बैठी रही। फिर उसने धीरे से सीने के हाथ पर अपना हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ था, ठंडा अशक। वो गुस्से में होगा, मेरी तुम पे गिव अप नहीं करेगा। वो ऐसा आदमी नहीं है। मुझे दलासे मत दो। जीनिया ने उसके हाथ को हटाया। मैं दलासा नहीं, यकीन दिला रही हूँ। मुझे यकीन से खौफ आता है। मोहब्बत सारे खौफ ख़त्म कर देती है। मेरी मोहब्बत मुझे ख़त्म कर रही है। उससे शिकस्ता अंदाज में सर को घुटनों पे गिरा लिया। तुमने मोहब्बत को इल्यूजन बना लिया है। उसे हकीकत मानो, फिर तुम्हें नई जिंदगी मिलेगी। सीनिया ने सुर्ख मुतवरम आंखें उठाकर उसे देखा। वो मुझे छोड़ देगा, अब्दुल्ला की तरह, बलहाज की तरह। उसके लहजे में हजार अंदेशे थे।
शेजल ने गहरी सांस ली और बेड से नीचे उतरी, फिर हाथ पकड़कर जीनिया को भी नीचे उतारा। मुंह हाथ धो, खाना खाओ, मोहब्बत नामे भी रोने के लिए उम्र बाकी है। वो उसे बाथरूम के दरवाजे तक छोड़कर आई और फिर उसके लिए खाना लाई, साथ चाय का मग भी था। जीनिया ने 2-4 निवाले जहर मार किए, फिर खाना छोड़ दिया। शेजल ने उसे फोर्स से ही किया। थोड़ी देर बाद वो दोनों कमरे के फर्श पे बैठी थीं। आईने से लिपटी गुलाबी फेरी लाइट्स की रोशनी के अलावा कमरे में और कोई रोशनी नहीं थी। शेजल के हाथ में कॉफ़ी का मग था और जीनिया की चाय अब तक मार्बल की उस फर्श पे रखी थी। उसे बाल सलीके से बांध लिए थे और अब वो संभली हुई लग रही थी। तुमने उसे कोई इशारा दिया है कभी, कुछ इस तरह का कि तुम? वो बोल भी ना पाई। गैस का ख्याल उसके रोंगटे खड़े कर रहा था। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? तुम उसे बता दो, क्या पता वो खुद भी तुम्हारे लिए ऐसा ही महसूस करता हो। आज उससे दुआ की थी, काश मेहदी को सीनिया से मोहब्बत होती। वो ऐसा आदमी नहीं है, वो मुख्तलिफ है। स्याहों को मोहब्बतें नहीं होती। अगर उससे कोई पूछेगा खूबसूरती क्या है तो वो कहेगा वादियाँ। हालांकि उसे कहना चाहिए जीनिया हाकिम की आंखें। अगस्त की एक खौफजदा सी शाम थी। वो अकेडमी के कैफेटेरिया में दाखिल हो रही थी। मेरी वहाँ पहले से मौजूद था। जीनिया भी उसी मेज़ की तरफ आई। आज 13 अगस्त है, तुम्हारी बर्थडे है और तुमने बताया नहीं। मैंने शेजल का स्टेटस देखा। वो हवा लगता था उसकी मुट्ठी में। वो हमिंग बर्ड का छोटा सा पेंडेंट था। ये गिफ्ट देने के लिए उससे कितना इंतज़ार किया था। मैं गई थी प्रिंटर के पास पोस्टर छपवाने, लेकिन उनके पास काम ज़्यादा था। वो बैग को मेज़ पे रखते हुए बोली, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैं भला आपसे गिफ्ट क्यों लेने लगी? मुस्कुराहट दबाए हुए वो थी। क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। तुमने मेरी यूएसबी संभाल कर रखी थी। वो आगे को हुआ, आंखें राजसारी से चमकी। क्योंकि तुमसे मैंने थोड़ा सा निकाह किया था। अस्तगफिरुल्लाह। वो कानों की लूओं को छूते हुए बोली। तुम अस्तगफिरुल्लाह कह रही हो और मुझे माशाल्लाह सुनाई दे रहा है। वो मुस्कुराया, साथ पैरे को इशारा किया। वो पेस्ट्री के एक टुकड़े के ऊपर मोमबत्ती रखी उसी तरफ आ रहा था। उससे पेस्ट्री मेज़ पे रखी और पलट गया। मेहदी ने अपनी जेब से सिल्वर रंग की एक चेन निकाली और उसमें नन्हा सा हमिंग बर्ड का लॉकेट परो दिया था। ये उससे लॉस रेम्ब्लास के कलियों से लिया था। उससे हथेली पे फैला लॉकेट उसके आगे किया। ये बहुत खूबसूरत है, महंगा भी होगा। वो तारीफ किए बिना ना रह सकी। महंगा नहीं है, लेकिन जब तुम इसे पहनोगी ये कीमती हो जाएगा। चेन अब भी उसके हाथ में थी। इसे ले लो, जब तुम्हारा दिल चाहे पहन लेना। जीनिया ने झिझकते हुए हथेली फैलाई। मेरी ने वो लॉकेट उसकी हथेली पे रख दिया। जीनिया ने एक बार फिर उस लॉकेट को देखा, वो खूबसूरत था। उससे एतराफ़ किया। वैसे अब तुम 24 साल की हो गई, राइट? वो उसे चमचे से पेस्ट्री का टुकड़ा तोड़ते हुए देखकर बोला। जीनिया ने इस बात में सर हिलाया। उम्र हो गई है तुम्हारी, घर वालों से तुम्हारी रुखसती की बात करूं? जीनिया हाकिम का चेहरा सुर्ख हुआ। उससे बेख्तियार नजरें घुमाई। हाँ, उसके लिए दरिया पहाड़ खूबसूरत थे, मगर आज इस वक्त अगर कोई उससे सवाल करता तो शायद उसका जवाब मुख्तलिफ होता। आपकी भी उम्र हो गई है, इज़राइल से आपकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मैं इसराइल से कहूँगा मैं अपनी बीवी के बगैर कहीं जाने को बुरा शुगन समझता हूँ। वो उसी के अंदाज से बोला तो जीनिया ने एक बार फिर हफ़्फ़त से गर्दन मोड़ी। मेरी मुस्कुराते हुए दुनिया की खूबसूरती देखने लगा। अगर कोई उससे पूछेगा गरूर क्या है तो वो कहेगा ज़मीन पे खड़े देवकामत पहाड़। हालांकि उससे कहना चाहिए जीनिया हाकिम का साथ। कोई उससे पूछेगा हयात क्या है तो वो कहेगा लहरों का शोर। हालांकि उससे कहना चाहिए जीनिया हाकिम की हंसी। मार्गला हिल से इस्लामाबाद का जो मंजर नजर आता था वो शायद ही किसी और जगह से आता हो। वो आज यहाँ मेरी के साथ आई थी। वो एक वीडियो बनवाना चाह रहा था जिसमें इस्लामाबाद में घूमने की 10 जगहों का जिक्र होना था, और इस काम के लिए उससे जीनिया और उसकी एक साथी फोटोग्राफर को हायर किया था। वो पूरा दिन मुख्तलिफ मुकामात पर उसके छोटे छोटे क्लिक्स शूट करती रही। उसकी साथी लड़की मेरी गंभीर की तस्वीर उतारती रही। शाम के इस पहर मार्गला की पहाड़ियाँ उनकी आखिरी मंजिल थीं। उससे जीनिया से 5 मिनट का वक्त मांगा था और फिर जीनिया ने देखा वो कपड़ा बिछाकर किबला समेत खड़ा हुआ है। वो हाथों को कानों तक लेकर गया, फिर पेट से नीचे बांध लिया, फिर वो घुटनों पे हाथ रखे झुका था। उसके बाद वो सजदे में गिरा। जीनिया एक लम्हे के लिए भी उसे नजर नहीं हटा सकी। नमाज पढ़ते हुए मर्द से ज़्यादा खूबसूरत मर्द कोई नहीं लग सकता था। यह आगाही उससे आज हुई थी। नमाज पढ़कर वो चंद पल हाथों को प्याले की सूरत बनाए जेरे लब कुछ पढ़ता रहा,
फिर उठाया और जहाँ उन्होंने आग जला रखी थी वो वहीं आकर बैठ गया। आपने मुझे बताया नहीं कि नमाज पढ़ते हुए भी क्लिप्स लेने थे? वो उसे देखते हुए बोली। 7 छोटी-छोटी लकड़ियाँ आग में डालने लगी। नमाज पढ़ते हुए क्यों? बाकी सब लोगों के लिए है, नमाज तो अल्लाह के लिए थी। वो बेहद रसानियत से बोला। ज़ीनिया चुप सी हो गई। थोड़ी देर बाद वो ज़ीनिया और दूसरी लड़की को अपनी गाड़ी में ही छोड़ने आया था। लड़की अपनी मंजिल पर उतर गई तो वो दोनों गाड़ी में अकेले रह गए। जब ज़ीनिया ने उससे पूछा था, आपने इतनी लंबी दुआ मांगी, दुआ में क्या मांगते हैं आप? वो एक अरसे से दुआ मांगना छोड़ चुकी थी। उसे वजह जाननी थी। मैं अपने लिए कम और अपने करीबी लोगों के लिए ज़्यादा दुआ करता हूँ। उससे गाड़ी हॉस्टल के बाहर रुकी। सीनियर ने अपना बैग कंधे पे दुरुस्त किया और दरवाज़ा खोलने लगी। जब मेहंदी की आवाज़ पे थम गई। तुम मेरी दुआओं का हिस्सा हो। वो स्टोरेज बॉक्स से कुछ निकालते हुए उसे इतला दे रहा था। जीनियर ठहर कर उसे देखा। मैं क्यों? वो सीधा हुआ, साथ ही से उसे देखा। तुम्हारे लिए दुआएं ही की जा सकती हैं। उससे जैसे बताया हो। जीनियर चंद पल उसके चेहरे पे कुछ खोज दिए ही वहाँ शायद बहुत कुछ था और शायद कुछ भी नहीं। वो उसे दुआओं का लाजिम और मलजूम जुज़ बता रहा था। वो फ़ख्र करे कि ना करे। अगर कोई उससे पूछेगा ज़मीन पे जन्नत क्या है तो वो कहेगा गिरती बर्फ, ठंडे चश्मे। हालांकि उसे कहना चाहिए जीनिया हाकिम का लम्स। कोई उससे पूछेगा मोहब्बत क्या है तो वो कहेगा सियाहत। हालांकि उसे कहना चाहिए जीनिया हाकिम सरापा मोहब्बत है। आपकी अपनी शादी कब है? उससे मेहदी से किसी दोस्त की शादी का कार्ड लेते हुए कहा। जीनिया वहाँ फोटोग्राफी करने जाने वाली थी। ये कैसम से मुआहदे से कबल की बात है। वो कैसम में अपने स्टूडियो में बैठी थी। उसकी बाकी टीम शायद कहीं शूट पे जा चुकी थी और वो कुछ काम करने रुक गई थी। तैसी करो मेरी दूसरी शादी। वो मुस्कुरा कर बोला। आजकल उसे जीनिया को तंग करने के लिए यही मौसम मिला हुआ था। वैसे पहली बीवी देखी है जिसे शोहर की दूसरी शादी की बहुत जल्दी है। क्योंकि इस शोहर की बीवी ज़हीन औरत है। वहाँ की ख्वाब नहीं देखती। वो कार्ड को उलट पुलट कर देख रही थी। बताएं आप शादी कब कर रहे हैं? उससे गर्दन उठाकर मेहदी को देखा। वो किसी मुखलिस दोस्त के जैसे लगती थी। जिस दिन मुझे मेरा सुकून मिल गया उस दिन कर लूंगा। सुकून? उससे अचंभे से दोहराया। हाँ, सुकून। मेरे लिए मोहब्बत सुकून है। कोई ऐसा इंसान जिसके साथ रहते हुए मुझे खुद पर परत न चढ़ानी पड़े, जो मुझे मेरी हामियों के साथ कबूल करे मगर उनको दुरुस्त करने में मेरी मदद करे। कोई ऐसा जिसके साथ मेरी फिल्टर फ्री हो, जिसके सामने वो रॉ हो, रफ भी, जिससे झगड़े हों अनाए नहीं, इख्तलाफ हो फसाद नहीं, जो मेरा सुकून हो बेसुकूनी नहीं। वो खामोश हुआ तो जैसे एक तिलिस्म टूटा। जीनिया ने उससे नसें हटाई। फिर अब तक कोई सुकून नहीं मिला? मिला है ना। ट्रैवलिंग, पहाड़, दरिया, समंदर, लहरें, जंगल, घास, वादियाँ, सहरा, बर्फ, ये सब मेरा सुकून है। मेरी मोहब्बत, इश्क, इनके सामने मेहदी को प्रिटेंड नहीं करना पड़ता। इनके सामने मैं रॉ और रफ हूँ। मैं पहाड़ छोड़ सहराओं में जाऊं तो झगड़ा नहीं होता। दोबारा अपने पास आने पे वो पहाड़ मुझे पहले ही की तरह वेलकम करते हैं। जब मैं बर्फबारी छोड़कर गर्मा की बारिशों में भीगने जाता हूँ तो बर्फ को मुझसे इख्तलाफ होता है, मगर फिर वो मान जाती है। वो मेरे चेहरे पे बिल्कुल पहले की तरह गिरती है। लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। लोग कैद करते हैं और सियाहत आज़ाद। मैं अपनी आज़ादी पे समझौता नहीं कर सकता। मोहब्बत की खातिर भी नहीं? सियाहत ही तो मोहब्बत है। वो मुस्कुरा कर बोला और फिर जीनिया उससे मज़ीद कोई सवाल न कर सकी। वो बहुत मुख्तलिफ आदमी है शेज़ल। चाय का मग फर्श पे पड़े पड़े ठंडा हो चुका था। सीनियर ने उसे छुआ तक नहीं था। उसकी आंखें सूख चुकी थीं, यूं जैसे कई साल खुशहाली के बाद ज़मीनें सूख जाती हूँ। वो सुकून की तलाश में है और मैं आज तक अपने से जुड़े किसी शख्स को सुकून नहीं दे सकी। मैंने आज उसे आज़ाद किया। मोहब्बत का इल्यूजन अब नहीं। वो कहते हुए अपनी जगह से उठी। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। वो बस सोच सकी। सीनिया की सारी बातों के जवाब में शेज़ल खामोश रही। वो उसे वक्त देना चाहती थी। सीनिया खामोशी से अपने बिस्तर तक गई और लेटकर चादर सीने तक तान ली। कमरे की दीवारें जानती थीं आज वहाँ उन दोनों में से कोई सोने वाला नहीं था। आज की रात कठिन थी। सस्सी बेवकूफ़ थी। उसे पन्हील की मोहब्बत ने इल्यूशनिस्ट कर दिया था। उसे लगा था पन्हील तक पहुँचने के लिए उसे कई बड़ी बड़ी बलाओं का सामना करना पड़ेगा, कई किस्म की सख्तियाँ झेलनी पड़ेगी। पन्हू तक पहुँचने का सफ़र उसके लिए भला था।
बिलाहिर वो एक लंबे सफ़र पर रवाना हो चुके थे। बलूचिस्तान का एक शहर तुर्बत। सीनियर हाकिम को सफ़र शुरू होने से पहले उड़ती उड़ती इत्तला मिली थी कि वो तुर्बत के लिए रवाना हो रहे थे। तुर्बत उसका शहर था, वो जहाँ उससे अपनी ज़िंदगी के 10 सुनहरी साल गुजारे थे, जहाँ अब्दुल्ला की हवेली थी, जहाँ उसका घर था। वो बेचैन हुई, उसे हर सूरत जाना था, मगर कैस वहाँ जाग रहा था क्यों? उस शहर में सबसे बड़े घर दो थे, हाकिम नवाब की अब्बा की हवेली और अब्दुल्ला सामान की हवेली। वो शूट करने आम जगह नहीं जा सकते थे, और ख़ास लोग। सीने को सोचकर ही खौफ आया। वो स्टाफ की गाड़ी की बजाय कैस गंभीर की गाड़ी में बैठी थी। उसे जवाब चाहिए थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, पैसेंजर सीट पे हदीबा बैठी थी और पिछली सीट पे सीनियर हाकिम, फासले पे कैस भी था। तुर्बत में कौन है तुम्हारा? वो स्याह शलवार कमीज वाले मर्द के दाने रुख को देखते हुए मुख्तात अंदाज से पूछ रही थी। दिल बेहद जोर से धड़क रहा था। सब, वहाँ सब है मेरा। वो मुबहिम अंदाज से बोला। हम वहाँ किस जगह शूट करने वाले हैं? उससे एक बार फिर पूछा। उस गांव की तो एक एक जगह से वाकिफ थी वो। क्या वो उसके चचाओं का मेहमान था, या फिर अब्दुल्ला सामान का? मेरे किसी बेहद अजीज की क्याम का। वो अकीदत से बोला। वहाँ उनकी खुशबू होगी। उसने शीशे से गर्दन मोड़कर उसे देखा। फिक्र मत करो, तुम्हें वो जगह पसंद आएगी। तुम्हारे अजीज से वो जगह तुम्हें दी है? मेरा मतलब है, तुम्हें वहाँ जाने की इजाज़त है? वो जानती थी अपने शहर के रस्म और रिवाज। वो यूं किसी शहरी के यहाँ आकर अपने गांव में शूटिंग करने पे एतराज़ उठा सकते थे। मुझे वहाँ जाने के लिए किसी की इजाज़त दरकार नहीं है। वो मुस्कुराकर बोला। वो होश लगता था, आज़ाद और पुरसुकून और पुरस्रार भी। जीनिया उतनी ही बेचैन थी जितना वो सरशार। उसे वशान मिला था कि आज वो जिस चेहरे के साथ जा रही है उसके साथ वापस नहीं आएगी। कुछ था जो आज होने वाला था और उसे नहीं होना था। सस्सी ने कई बार खुद को बड़ी बड़ी मुश्किलात में तस्वुर कर लिया था। उसे तस्वुर की दुनिया में कई बार खुद को बनील के लिए हर खतरे से लड़ते हुए देखा था। फिर यूं अचानक बनील उसके सामने आ जाएगा, ये उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। ये एक लंबा और कई घंटों का सफ़र था। तुर्बत में कोई एयरपोर्ट नहीं था, सो उन्हें गाड़ियों का सफ़र करना पड़ा। अभी 2 से 3 घंटों का रास्ता बाकी था। जब सीनिया पूरी तरह से उगने लगी, अगली सीट पे हदीबा भी सो रही थी और उसे देखकर सीनिया पे मजीद नींद का गलबा तारी होने लगा। उससे शीशे से काल टिका लिए और आंखें मूंद ली। चंद ही मिनट बाद वो नींद की वादियों में उतर गई थी। खिड़की से बाहर देखते गैस की निगाह एक पल के लिए उस पर पड़ी और वो थम गया। उसकी पलकें उसके चेहरे पे साया फगन थी, आंखें सुकून से बंद। वो नजर नहीं फेर सका। उसके रूबरू होती थी तब उसे इल्हाम होता था। वो है, वो थी, वो रहेगी। दिल की ऊंची मुनसन्नत पेट पर जुमा भी, आंखों के शफाफ पर्दे पे छाई हुई सीवी, समातों पे काबिज भी। ये मुकाम, ये हक उससे कोई नहीं छीन सकता था, वो खुद भी नहीं। गाड़ी कच्चे सड़क पे हचकोले खाने लगी तो उसकी नींद टूटने लगी। वो 1-2 बार कसमसा कर उठी थी, मगर फिर आंखें मूंद गई। गाड़ी अब भी किसी खड़े, किसी टूटे हुए हिस्से पे चलती जा रही थी और उसके आराम में खलल आ रहा था। गैस काफ़ी देर से ये सब नोट कर रहा था। गाड़ी रोको मुजाहिद। थोड़ी देर बाद धीरे से बोला। गाड़ी वाकई रुक दी गई। हैरियत सर, कुछ चाहिए? मैडम सो रही हैं, उनकी नींद खराब होगी। आवाज़ अब भी मदम थी, नज़रें मैडम के चेहरे पे। हम लेट हो जाएंगे सर, आगे रास्ता ख़राब है। होने दो, वक्त इतना भी कीमती नहीं। वाकई वक्त उसके लिए सीनियर हाकिम से ज़्यादा कीमती नहीं था। ड्राइवर खामोश हो गया। हदीबा ने लब खींच लिए। गैस गंभीर के जुनून में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा था। उसे देख रहा था, पलक झपकना, सांस लेना सब सानवी था। उसे देखते हुए वो सोचने लगा। उसे ख्वाहिश हुई उसकी गोद में धरे हाथ उनकी असल जगह गैस के हाथों में थी। वो उसके नाखूनों पे लगे रंग को अपनी उंगलियों से छू कर देखना चाहता था। उसे देखते हुए वो आज सोच रहा था कि वो इस सख्त शीशे पे गर्दन गिराए हुए थी, मगर उसकी असल जगह गैस गंभीर का शाना था। करीबन 1.5 घंटे बाद सीने आगे बेदार हुई थी। चंद पल मुंदी मुंदी आंखों से अपने अतराफ में देखा, फिर हदीबा से सवाल किया। हम कहाँ हैं? अभी कितनी देर बाकी है? 2 घंटे, उसने 2 लफ्ज़ी जवाब दिया। जीनिया ने मोबाइल पे वक्त देखा, फिर गैस को। इतनी देर हो गई, हम अभी तक वहीं क्यों हुए? उसे? परेशानी होने लगी। गाड़ी खराब हो गई थी, अब सब ठीक है।
वो आराम से बोला। ये मुजाहिद के लिए इशारा था कि गाड़ी आगे बढ़ाई जाए। चंद पल बाद गाड़ी दोबारा सड़क पे दौड़ने लगी थी। वो एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगा था और सीनिया का दिल एक बार फिर डूब कर उभर रहा था। जैसे जैसे गाँव करीब आ रहा था, उसका दिल उछल कर हलक में आ रहा था। कई बार हमने किसी मसले, हकीकत, राज, कमज़ोरी को इतना तसव्वुर कर लिया होता है कि वो एक बला बन जाता है, डराता है, सहमा देता है, जामिद कर देता है। इंसान ने उन्हें बहुत बड़ा समझ लिया होता है। छुओ तो हाथ जख्मी, देखो तो आँख खून छलकाए, करीब आए तो उसका लम्स झुलसा दे। मगर तसव्वुर की दुनिया से बाहर आकर देखो तो हर बार ना सही, मगर कई बार बलाएं बरहम निकलती हैं। गाड़ी जहाँ आकर रुकी थी वहाँ रुकने वाले सिर्फ टायर नहीं थे, वहाँ सीनिया हाकिम का दिल भी रुका था। वहाँ साकित होने वाले उसके कदम भी थे और सांस भी। वो यूनुस रहमान की हवेली थी। सीनिया उसे कैसे भूल सकती थी? वो अब्दुल्ला की उस हवेली को कैसे भूल सकती थी? उसे लगा था वो हिल नहीं सकेगी। दिल जैसे उछलकर सीने से बाहर आ जाना चाहता था। उसकी रंगत सफ़ेद पड़ रही थी। उसकी तरफ से गाड़ी का दरवाज़ा खोला गया था तो सीनिया मरे मरे कदमों से बाहर निकली। चादर को सर पर मजीद अच्छे से जमा लिया, चेहरा नामहसूस अंदाज में ढांप लिया। ये वो गांव था जिसमें हुकूमत करने वाले नवाब उसके दादा और चचा थे। यहाँ रवायतें थीं, यहाँ उसका असल था। वो कहाँ आ गई थी? उसे यहाँ नहीं आना था। उसके चेहरे की रंगत हर गुजरते लम्हे मुतग़ायर होती जा रही थी। क्या वो अब्दुल्ला का जानने वाला था कोई? क्या वो आज अब्दुल्ला को देखेगी? और अगर देख लिया तो क्या पहचान लेगी? और क्या अब्दुल्ला उसे देख लेगा? हवेली में कदम रखते ही उसके दिल में चक्कर चलने लगे। लोग आस-पास बिखर गए थे। वसीमुल शान हवेली उनको खुशामदीद कह चुकी थी। वो उस हवेली के रास्ते नहीं जानती थी, मगर ये हवेली उसके लिए मुकद्दम थी। मेरे साथ आओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। लोगों के हुजूम और ढेर सारी आवाज़ों के दरमियान उससे गैस को कहते सुना। वो आगे बढ़ा। सीनिया ने उसकी तकलीद में कदम उठाए। वो यूं ही एक बार पहले भी उसे गंभीर महल की राहदारियों में गुजारते हुए एक राज कह गया था। आज एक बार फिर शायद वही होने वाला था। उसे नहीं जानना था, इस बार नहीं। वो मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते उसे एक बड़े से हॉल में लेकर आया था। वहाँ फर्शी नशिस्तें बिछी थीं, साफ सुथरे मखमली गद्दे, गाहो तकिए। वो नफीस था। उसका छोड़ा हुआ घर तक नफीस था। गंभीर महल के मुलाजमीन से ज़्यादा वो यहाँ के मुलाजमीन के काम को तवज्जो देता था। कमरे के ऐन बीचों बीच एक शाही कुर्सी रखी थी। यकीनन ये चिरकागाह थी। दीवारों पर शेर की खाल के नमूने, हिरन के सींग और मुख्तलिफ किस्म की बंदूकें टंगी थीं। जीनिया एक एक चीज़ को टुकर टुकर देख रही थी, मगर दाईं तरफ वाली दीवार पे कुर्सी के हक में टंगी तस्वीर पे नज़र पड़ते ही उसे लगा था वो हिल नहीं सकेगी। उस दीवार पे चंद मर्दों की तस्वीर टंगी थी। तस्वीर के फ्रेम सोने के थे। वो जिसे देख रही थी वो सम्मान गंभीर की तस्वीर थी। उनका चेहरा गैर मामूली हद तक अमीना बेगम से मुशाबहा था। उसके रहे सहे ओसान भी खता हो चुके थे। इनसे मिलो। स्या लिबास वाला मर्द एक तस्वीर के आगे आकर खड़ा हुआ। ये मेरे दादा हैं, यूनुस रहमान कम्बीर। अल्फाज सही थे, थप्पड़ थे जो सीनिया हाकिम के दिल पे लगे और उसका दिल फटने के करीब हो। उसे सांस रोक लिया था, पैरों से जान निकलने लगी। यस गंभीर दूसरी तस्वीर के सामने आकर खड़ा हुआ। और ये मेरे चचा हैं, सरवर यूनुस रहमान, मेहदी के बाबा। वो उसकी तरफ पुश किए हुए था। जीनिया का दिमाग साए साए करने लगा। वो हरकत करने से आ रही थी। और ये हैं मेरे सबसे अजीज। वो सामान की तस्वीर के आगे आकर खड़ा हुआ। शीशे के फ्रेम पे उसका अक्स भी बनने लगा। जीनिया ने सांस रोक लिया था। उसका सारा जिस्म लर्जिश का शिकार था। मेरे बाबा, मेरे अजीम बाबा, जमान यूनुस। वो अकीदत से बोला। आंखों में जज्बात का समंदर ठाटे मारने लगा। उसके कदम लड़खड़ाए, आंखें एक नुक्ते पे साकित हो गई। दिल धड़क रहा था, यहाँ फट रहा था। उसे अंदाज़ा नहीं हो सका ये उसकी ज़िंदगी का सबसे गैर यकीन लम्हा था। सीनिया हाकिम दूर हाजिर की सस्सी थी और वो पन्नों से मिल चुकी थी। कई बार कहानियों का ट्रेजिक अंजाम ही अच्छा होता है। आज उसे यकीन आया। तुम कौन हो? वो अब्दुल्ला की पुश में नसें जमाए टूटे हुए अल्फाज अदा करने लगी। वो मुड़ा, मुस्कुराते हुए उसे देखा। सीनिया हाकिम का ज़हन कुछ भी प्रोसेस नहीं कर सका।
वो छोटे छोटे कदम लेता हुआ कमरे के एक कोने तक गया और वहाँ रखी लकड़ी की संदूक खोलकर कुछ बाहर निकाला। वो सफ़ेद रंग की दस्तार थी। उससे अकीदत से उसे चूमकर आंखों से लगाया और उसके नीचे रखी शॉल उठाकर कंधों पे डाली। दस्तार सर पे रखी, शॉल कंधों पे, और आंखें सीनिया हाकिम की आंखों में। वो उसकी तरफ आ रहा था। फिर वो आ चुका, उसके करीब रुका, उससे तका। वो उससे चंद इंच लंबा था। लोग सच कहते थे वो खानदान की सबसे दराज कद लड़की थी, मगर जब अब्दुल्ला उसके साथ खड़ा होगा तो वो ज़्यादा ऊंचा होगा। वह वाकई ऊंचा था। सीनिया ने सुनहरी आंखें उसकी स्याह आंखों में गाड़ दी। लोग सच कहते थे जीनिया अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की है, मगर जब अब्दुल्ला उसके साथ खड़ा होगा तो वो ज़्यादा खूबसूरत होगा। वो वाकई खूबसूरत था। वो कितना खूबसूरत था। जीनिया ने कितने साल उसे एक नज़र देखने की तमन्ना की थी। वो उसे देखते हुए उस शाही कुर्सी पर परचुमान हुआ। शॉल कंधे पे दुरुस्त की, दस्तार सर पे दुरुस्त रखी, टांग पे टांग चढ़ाई और गर्दन उठाकर उसे देखा। आसपास दीवारों तक ने दम साध लिया। मुझसे मिलो, मैं अब्दुल्ला जमान। जीनिया हाकिम के लिए वक्त की गर्दिश रुक गई। हर एक शय जैसे पॉज हो गई हो, हर हरकत ने जैसे दम तोड़ दिया हो, हर समाज जैसे बहरी हो गई हो। वो बेयकीनी शौक से उसे देख रही थी। अपनी ज़िंदगी में उससे जब से होश संभाला था, उसे अब्दुल्ला को देखने की, सुनने की ख्वाहिश रही थी। आज वो ख्वाहिश पूरी हो गई थी और जीनिया हाकिम को ख्वाहिशों से खौफ आया। बाखुदा उसे अब्दुल्ला जमान गंभीर से खौफ आया था। इल्यूशन टूट गया था और शीशे पूरी तरह उसकी आंखों में चुप गए थे। सस्सी इल्यूशनिस्ट थी, सो वही रही। चाहे वो दौरे कदीम हो चाहे जदीद, सस्सी के वक्त में आगाही हमेशा देर से आई है। जीनिया ने अब्दुल्ला को देखने की कोशिश की, मन से धुंधला हो गया। उसे सांस लेने की कोशिश की, उसे सांस आई, उसे वाकई सांस आई। कहानी ने उल्टा अल्टीमेटम शुरू कर दिया था। टिक टिक टिक, तुम तैयार हो?